एक तो राजनीतिक उनकी विरासत है, मतलब जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स वाली विरासत है, दूसरा सामाजिक बदलाव के आंदोलन की जो उनकी पॉलिटिक्स है, और एक सामाजिक जो क्रांति के अग्रदूत के तौर पे जो उनका विरासत है, उसको कैसे आप इवैल्यूएट करते हैं? जी प्रोफेसर विक्रांत जी। देखिए, बहुत लंबा वक्त तो नहीं है कि घनश्याम साहब पर विस्तार से बात की जाए। मैं बहुत संक्षेप में बात करूंगा कि जब उनको दीना भाना से इस जातिगत शोषण की कायदे से जानकारी हुई, उसके बाद मानवर साहब ने अपनी नौकरी को छोड़ा। महाराष्ट्र से वो निकल करके उत्तर प्रदेश की जमीन पर आए। उत्तर प्रदेश को उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया और उनके भीतर जो सपना पल रहा था वो था सत्ता परिवर्तन का। और बाबा साहब ने जो कहा था कि बहुजनों के पास सत्ता की कुंजी होनी चाहिए। और मुझे याद आता है कि जब उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी अपने परिवार को, एक लंबी चिट्ठी थी कि मैं अब परिवार में वापस नहीं आऊंगा, मेरी जिम्मेदारी अब समाज की है, परिवार की जिम्मेदारी मेरी अब खत्म हो रही है, मैं शादी नहीं करूंगा, वगैरह वगैरह। वो बहुत सारी लंबी चिट्ठी है और लंबे उसकी बातें हैं। माँ उनकी जब उनको मनाने के लिए गई और कांशीराम साहब पढ़ाई कर रहे थे, तो एक रात जब माँ से नहीं ये सहन हुआ कि इतनी देर तक वो पढ़ते हैं, तो माँ ने पूछा कांशीराम से कि क्या पढ़ते हो कसिया, इन किताबों में ऐसा क्या लिखा है जो तुम रात रात भर जाग करके पढ़ते हो। और वो किताबें ऑब्वियस है कि डॉक्टर अंबेडकर की थी। तो कांशीराम ने पलट करके पीछे देखा और माँ से कहा कि इन किताबों में सत्ता की कुंजी है, मैं अपने समाज को वो सत्ता की कुंजी देना चाहता हूं। और इसलिए देना चाहता हूं, जो बाबा साहब ने कहा था 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कि ये जो बहुजन समाज है, वो बहुजन समाज में कांशीराम साहब के शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो दलित समाज है, जो वंचित समाज है, वो शोषकों के इस गुलामी के जुए को ढो ढो करके वो अब थक चुका है। वो परिवर्तन चाहता है, वो सत्ता पाना चाहता है। और बाबा साहब जिस सपने को देख रहे थे कि सत्ता के जरिए ही उन अधिकारों को हासिल किया जा सकता है और इस देश में समता, न्याय और बंधुत्व स्थापित किया जा सकता है, वो उस सपने को जमीन पर साकार किया मान्यवर कांशीराम जी ने। और एक लंबी यात्रा के जरिए, जिसमें वो आंदोलन जो लोगों के बीच में जा जा करके उन आंदोलनों के जरिए लोगों को जोड़ा, और वो भाषणबाजी नहीं थी, वो बहुत आसान सी बातों की समझ लोगों में पैदा करके, जैसे मैं 2-3 बातें बहुत संक्षिप्त में रखना चाहता हूं कि जब कांशीराम साहब से लोगों ने कहा कि वोट तो लूट लिया जाता है या हमारा समाज वोट बेच देता है, इसके लिए हम क्या करें। उसके लिए कांशीराम ने कहा कि दरअसल जो वोट हमारा है वो हमारी बहू बेटी की इज्जत के समान है। और लोगों से कहा कि जो वोट को बेचते हैं वो अपनी बहू बेटी की इज्जत को बेचते हैं, और जो अपने बूथ को लुटने देते हैं वो अपनी बहू बेटी की इज्जत को क्या बचाएंगे। तो उन जज्बातों के जरिए उन्होंने वोट की सुरक्षा करना और लोगों में वोट के अधिकार की उस चेतना को पैदा करने का काम किया। और एक और वाकया मुझे याद आता है कि कांशीराम साहब से दलितों ने कहा कि आप जिस बहुजन समाज की बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारी पिछड़ी जातियों के लोग हैं और वो ठीक उसी तरह से हमको प्रताड़ित करते हैं जैसे ठाकुर और ब्राह्मण करते हैं, जमींदार करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा, उन ओबीसी जातियों में कुछ ऐसी भी जातियां हैं, मसलन जिनको आज अति पिछड़ी जातियां कहा जाता है, कि जो कुम्हार है, तेली है, राजभर है, ये जातियां भी क्या इसी तरह का व्यवहार करती हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो नहीं करती। उन्होंने कहा कि वो भी उनसे प्रताड़ित हैं और तुम भी प्रताड़ित हो, तो ये जो को सफरर वाली भूमिका है इसके साथ एकजुट हो जाओ। तो उन अति पिछड़ी जातियों को जोड़ा कांशीराम ने दलितों के साथ, और फिर उसके बाद एक एका बनाया कि जब उन ओबीसी की जातियों को जो अभी सामंतों की तरह व्यवहार कर रही हैं, उनकी नकल कर रही हैं, जब उनको ये एहसास होगा कि ये हमारा ही समाज है तो वो हमारे साथ आएंगे। और उसके बाद आप देखिए, चाहे वो पटेल हो चाहे यादव हो, ये तमाम जातियां भी
कांशीराम साहब के साथ जुड़ी और 90 के दशक में खास करके जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसके बाद जो प्रयोग हुआ उत्तर प्रदेश की जमीन पर, जब इतना आतंक था, उस हिंदुत्व की राजनीति का इतना एग्रेशन था, उस समय मुलायम सिंह और कांशीराम ने मिल करके एक पूरे बहुजन समाज का और उसकी राजनीतिक चेतना का और उसके अधिकारों के संरक्षण करने के लिए सांप्रदायिक राजनीति को धराशाही करने के लिए जो एका बनाया था, और उस समय का जो नारा था मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, उसने इस देश की सांप्रदायिक राजनीति को एक सबक दिया, सिखाया कि नहीं, ये असली इस देश के शासक हैं, क्योंकि इन्होंने इस देश की जमीन को अपने खून पसीने से सींचा है, वो इस देश के असली मालिक हैं। और उसके बाद जो हुआ वो भी हम लोगों ने देखा कि वही ताकतें हैं जो दलितों और पिछड़ों से नफरत करती रही, जो उनकी एकता को नापसंद करती हैं, उन्होंने 1995 में एक साजिश के तहत वो पूरा गेस्ट हाउस कांड करवाया और वहां से राहें अलग हुई। लेकिन कांशीराम साहब तो वही सपना देखते थे जो कभी लोहिया और अंबेडकर मिलकर के देखना चाहते थे। 1955 के आसपास दोनों में संवाद शुरू हुआ था, और अगर बाबा साहब का इंतकाल नहीं होता तो ऑब्वियस है कि समाजवाद और बाबा साहब की जो आरपीआई है, ये दोनों मिलकर के इस देश में एक नया परिवर्तन करते, वो मौका वहां चूक गए। कांशीराम साहब मुलायम सिंह जी ने मिलकर के उस सपने को आगे बढ़ाया, लेकिन वे ताकतें जो आज सत्ता में हैं वो कितनी कामयाब उस समय भी होती हैं, और वहां से उन्होंने उस पूरी सामाजिक न्याय की राजनीति को ध्वस्त किया और आज वो सत्ता में है। और ऐसे वक्त में जब हम कांशीराम साहब को याद कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके सपनों को, उनकी कार्यशैली को, उनकी वैचारिकी को और उनके जमीन पर काम करने के और उन नुस्खों को याद करना जरूरी है कि जिससे वो पूरा बहुजन समाज बनता है और उसके जरिए ही इस सांप्रदायिक फांसीवादी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को धराशाही किया जा सकता है। तो उसकी जरूरत है। लेकिन ये भी हुआ इस बीच में कि 2006 में जब कांशीराम साहब का निधन हुआ, उसके बाद वो वैचारिकी भी कहीं पीछे छूट गई, तो ऑब्वियस है कि वो सपने भी छूट गए। आज जरूरत है इस पूरे समाज को कांशीराम साहब के उस पूरे कार्यशैली को समझने की और उन सपनों के बुनने की और उसको समझने की कि जब न्याय आपको तभी मिल सकता है जब आप सत्ता में हो। आज चौतरफा अन्याय है इस राम राज्य के नाम पर, उस समय सत्ता में पहुंचना और बंधुत्व स्थापित करना, ये बहुजन समाज और बहुजन राजनीति का सबसे बड़ा मकसद है और यही कांशीराम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।